हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस हम वीडियो में सीखेंगे पार्श्विक विस्थापन का व्यंजक। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसके चित्र को समझेंगे और उसके बाद में इसके हम व्यंजक को प्राप्त करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम एक आयताकार कांच का गुटका लेंगे। तो हमने मान लिया कि ये एक आयताकार कांच का क्या है, गुटका है। और इस आयताकार कांच के गुटके का हमने नाम दे दिया ए, बी, सी और डी। ओके, ये क्या है, एक ए बी सी डी आयताकार कांच का गुटका है। और हम इसकी जो मोटाई है उसकी मोटाई को हम मान लेते हैं कितनी है, स्मॉल टी है। तो ये टी मोटाई का एक कांच का आयताकार गुटका हो गया। अब क्या होगा कि इस गुटके को ऊपर एक प्रकाश की किरण को आपतित कराएंगे। तो हमने मान लिया इस गुटके के ऊपर एक प्रकाश की किरण जिसका नाम हम दे देते हैं पी और क्यू। ये प्रकाश की किरण इस आयताकार कांच के गुटके के डीसी भुजा पर डीसी पृष्ठ पर क्या होती है, आपतित होती है। ठीक है, अब देखिए ये प्रकाश की किरण, देखिए ये काहे का है, कांच का गुटका कांच का है। तो हम इसको लिख देंगे क्या, ये हो गया कांच का था तो हमने इसको लिख दिया कांच। और ये हम जिस स्थान पर रखा हुआ है उसके बाहर की ओर एक माध्यम है, उसको हम मान लेते हैं क्या है, वहाँ पर वायु है। अब देखिए ये जो प्रकाश की किरण PQ है ये वायु से किस में जा रही है, कांच में जा रही है। तो जब कोई प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाती है तो अपवर्तन के पश्चात वो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। तो हम इस बिंदु पर पहले एक अभिलंब खींच लेंगे। तो ये हमने मान लिया एक क्या है, अभिलंब है। ये हमने कहा मान लिया एक अभिलंब है। और देखिए इस प्रकाश की किरण को जाना चाहिए था इस तरह से सीधा, इस प्रकाश की किरण को इस तरह से सीधा जाना चाहिए था। बट इसमें क्या होगा कि ये प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, इस तरह से झुक जाएगी। तो ये देखिए प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर इस तरह से झुक गई। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये प्रकाश की किरण पुनः, अब देखिए अगर इसको हम आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये प्रकाश की किरण पुनः कांच से कहाँ जाएगी, वायु में जाएगी। तो जब कोई प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाती है तो अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इस बिंदु पर अभिलंब ये हो गया और इससे क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। तो ये इस तरह से क्या हो गई, दूर हट गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये आपतित किरण थी, ये अभिलंब था। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में बना कोण ये आपतन कोण होता है आई। ये अभिलंब था और ये तुम्हारी अपवर्तित किरण थी। तो अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के जो बीच में बना कोण होता है उसको हम प्रदर्शित करते हैं R से, और उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है कि ये देखिए अभिलंब था, ये कौन सी थी, अपवर्तित किरण थी। और इसको एक चीज़ और कह सकते हैं, ये जो किरण होती है इसको निर्गत किरण भी कहते हैं। तो अपवर्तित किरण तथा अभिलंब या निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच में ये जो कोण बनता है इसे कहते हैं निर्गत कोण। और निर्गत कोण को यहाँ पर हम प्रदर्शित करते हैं काहे से, ई से। ओके, अब उसके बाद में यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखो पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। तो पार्श्विक विस्थापन क्या होता है कि किसी कांच के गुटके के ऊपर आपतित प्रकाश की किरण तथा निर्गत समांतर प्रकाश की किरण के ये जो बीच की लंबवत दूरी होती है यही क्या कहलाती है, पार्श्विक विस्थापन कहलाती है। और पार्श्विक विस्थापन को प्रदर्शित करते हैं काहे से, डी से। तो यहाँ पर आपको कह सकते हो पार्श्विक विस्थापन क्या होता है कि किसी कांच के गुटके पर आपतित प्रकाश की किरण तथा निर्गत प्रकाश की किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं और इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गई क्या है, यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है इसी दूरी को कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। तो उम्मीद करते होंगे कि आपको ये चित्र समझ में आया होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, देखिए कि यहाँ पर ये वाला अगर कोण यहाँ पर कितना है, R है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला जो कोण होगा ये हो जाएगा I और उसमें से माइनस करने पर आएगा R। कैसे समझना है यहाँ पर देखो,
ये जो आपतित प्रकाश की किरण थी ये इस तरह से आपतित हो रही थी और उस पर एक अभिलंब है इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो कोण है ये आपतन कोण कितना है, आई है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अगर ये आई है तो ये पूरा का जो पूरा कोण होगा ये भी कितना होगा, आई होगा। तो यहाँ पर ये वाला जो कोण होगा ये भी आई होगा। ठीक है, क्यों, किसके नियम से, तो मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा शीर्षाभिमुख कोण के नियम से। तो यहाँ पर ये आई है। अब ये देखिए कोण दो भागों में बट रहा है इस तरह से, जिसमें से ये वाला कोण कितना दे रखा है, आर दे रखा है। तो ये आर है, ये टोटल देखो कितना था, आई था। तो अगर हम इस पूरे आई में से इस वाले आर को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो ये बचा वाला कोण कितना बचेगा, ये बचेगा आई माइनस में कितना, आर। वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है आई माइनस आर। ये आपका चित्र क्लियर हो गया। यहाँ पर अब इसके और एक दो नाम बचे हैं उसको लिख देते हैं। ये क्यू हो गया, हम इस बिंदु का नाम दे देते हैं कितना है, आर है। ये वाला जो अभिलंब है इसका नाम n1 दे देते हैं, और ये वाला जो अभिलंब है इसका हम नाम कितना दे देते हैं, n2 दे देते हैं। और यहाँ पर एक जो बिंदु है इस वाले बिंदु का नाम हम दे देते हैं कितना, m। ओके, उम्मीद करते होंगे आपको ये चित्र समझ में आया होगा। तो यहाँ पर अब हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है, इसको डेरिवेशन करने से पहले हम इसके बारे में क्या करेंगे, थोड़ा लिख लेंगे। पहले नंबर में यहाँ पर आपको पार्श्व विस्थापन की परिभाषा लिख लेनी है। पार्श्व विस्थापन की परिभाषा में आप ये कह सकते हो कि किसी कांच के गुटके पर आपतित प्रकाश की किरण तथा निर्गत समांतर प्रकाश की किरण के बीच की लंबवत दूरी पार्श्व विस्थापन कहलाती है। इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। आपको इतना लिखना है। उसके बाद में क्या लिखना है कि ये जो आपने चित्र बनाया है इसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखेंगे, लिखना है ये कि माना, क्या लिखेंगे, माना ए बी सी डी, क्या लिखेंगे, माना ए बी सी डी एक आयताकार कांच का गुटका है जिसकी मोटाई स्मॉल टी है। फिर उसके बाद में लिखेंगे कोई प्रकाश की किरण, कोई यहाँ पर आप लिख सकते हो पी क्यू, क्या लिखेंगे कि पी क्यू प्रकाश की किरण आयताकार कांच के डीसी पृष्ठ पर आपतित होती है जो अपवर्तन के पश्चात क्यू आर दिशा में चली जाती है। इतना आपको यहाँ पर लिख लेना है अपने भाषा में। ठीक है, आप लोग इसको लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसके डेरिवेशन को करेंगे। तो डेरिवेशन में देखिए सबसे पहले मुझे एक त्रिभुज दिख रहा है, कौन सा, एक त्रिभुज दिख रहा है N1Q। ये बिंदु कौन सा है, Q है। आप इसको यहाँ पर ना लिख करके इस वाले बिंदु को इधर की साइड में लिख दो, ये हो गया Q। तो यहाँ पर आप देख सकते हो त्रिभुज है Q1QR N1QR में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज N1QR में। अब इस त्रिभुज में देखिए क्या है कि यहाँ पर जो कोण N1 है ये वाला देख सकते हैं आप 90 अंश का कोण बनना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये 90 अंश का कोण हो गया तो जस्ट इसके सामने की भुजा कितनी होगी, ये इसकी कर्ण हो जाएगी। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये वाला इसकी यहाँ से यहाँ तक मोटाई कितनी है, टी है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का ये जो है N1 से Q ये भी कितनी मोटाई का होगा, टी मोटाई का होगा। तो इसका भी हमने नाम कितना दे दिया, टी दे दिया। अब देखो यहाँ पर इस वाले त्रिभुज में इस 90 अंश के सामने की जो भुजा है QR ये कर्ण हो जाएगी। और ये इसका क्या है, इस त्रिभुज में ये वाला एंगल दे रखा है R। तो एंगल के सामने की भुजा ये हो जाएगी कितनी, लंब। तो अगर हम लंब बटे क्या लगाएं, कर्ण लगाएं, सॉरी लंब बटे आधार लगाएं, या कह सकते हो, सॉरी यहाँ पर ये नहीं लगाना है, फिर से देखते हैं। मुझे इस वाली भुजा का मान प्राप्त करना है, मतलब QR का मान प्राप्त करना है। तो QR मान निकालने के लिए देखिए ये लंब हो गया, ये इसका क्या होगा, आधार होगा, और ये इसके लिए क्या है, कर्ण है। अगर हम आधार बटे कर्ण लगाएं तो आधार बटे कर्ण किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे में कितना, कर्ण। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए थीटा की जगह पर कितना है, आर है। तो कॉस ये हो जाएगा आर बराबर में आधार का मान कितना होगा, N1 से Q। तो ये हो जाएगा N1Q बटे में कितना है, कर्ण का मान है Q से R। तो ये हो जाएगा QR। ओके, यहाँ से हम इसके मान को और रख करके सरल कर सकते हैं। ये हो जाएगा cos R बराबर में N1Q का मान कितना है, T है। देख सकते हैं N1 से Q
टी है तो यहाँ पर हमने टी रख दिया, बटे में मुझे क्यू आर ज्ञात करना है तो क्यू आर इसको एज टी लिख लेंगे। अब यहाँ से देखो हम क्यू आर का मान निकालेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा और ये इसके बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू आर बराबर में ये हो जाएगा टी बटे में कॉस आर। ओके, हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना, फर्स्ट। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं ध्यान से, एक त्रिभुज आपको और दिख रहा होगा, क्योंकि मुझे पार्श्व विस्थापन ज्ञात करना है तो पार्श्व विस्थापन के लिए एक त्रिभुज और है जिसका नाम है आर क्यू एम। ये देखिए एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनना है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज क्यू आर एम में, त्रिभुज क्यू आर एम में। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ये 90 अंश का कोण बनना है, 90 अंश के सामने की भुजा ये कर्ण हो गई, ये लंब है तो ये इसका क्या होगा, आधार होगा। तो मुझे पार्श्व विस्थापन ज्ञात करना है, मतलब इस डी का मान ज्ञात करना है, तो ये लंब है ये कर्ण है। तो अगर हम बात करें लंब बटे कर्ण, तो ये लंब बटे कर्ण किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे में कितना, कर्ण, ये बराबर हो जाएगा लंब। लंब का मान कितना है, आर से एम है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं लंब की जगह पर आर एम, और उसके बटे में आ जाएगा कर्ण, कर्ण का मान है क्यू से आर, तो ये हो जाएगा क्यू आर। यहाँ से हम कह सकते हैं साइन थीटा, तो थीटा का मान इसके लिए कितना है, तो थीटा का मान देख सकते हैं आई माइनस आर है, तो थीटा की जगह पर आ जाएगा ये आई माइनस में कितना, आर बराबर आर एम। आर एम को कितना दे रखा है, आर से एम तक है डी, तो यहाँ पर हो जाएगा ये डी बटे में क्यू आर, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ये हो जाएगा क्यू आर। ठीक है, अब देखो हम इसको मान लेंगे समीकरण नंबर कितना, 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से क्यू आर का मान उठाएंगे और हम समीकरण सेकंड में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्यू आर का मान, क्यू आर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो यहाँ पर हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, देखना। तो ये समीकरण फर्स्ट में कितना है, समीकरण फर्स्ट से क्यू आर का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, फर्स्ट से क्यू आर का मान सेकंड में रखेंगे, तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं, ये हो जाएगा साइन आई माइनस में कितना, आर, ये बराबर में हो जाएगा किसके, डी, तो डी को हम ऐसे लिख लेंगे बटे में क्यू आर देखो दिया है, क्यू आर का मान है टी बटे कॉस आर, तो ये हो जाएगा टी और उसके भी बटे में कितना आ जाएगा, कॉस आर। ओके, यहाँ से अब इसको सरल कर सकते लिख सकते हैं, ये हो जाएगा साइन आई माइनस में आर बराबर, देखो इसके बटे में कॉस है तो टी के बटे में कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब यहाँ पर देखिए 4 पद हो गए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो पहले चौथे की गुणा होती है तो डी और उसके गुणांक में कितना आ जाएगा, कॉस आर आएगा, और बटे में हो जाएगा टी एकम टी, यहाँ पर आ जाएगा टी। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे देखो डी का मान ज्ञात करना है, तो टी जो है इसके गुणे में चला जाएगा और डी के गुणांक में कॉस आर है, ये इसके कहाँ पर आएगा, बटे में आ जाएगा। तो यहाँ से हम डायरेक्टली डी बराबर निकाल सकते हैं, इसकी इससे गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा साइन आई माइनस में आर, और इंटू में इसके कितना आ जाएगा, टी, या टी को पहले लिख लो, ये हो जाएगा टी इंटू में साइन आई माइनस आर, और उसके बटे में कितना आ जाएगा, ये देखो कॉस के गुणांक में था, कॉस के गुणांक में था डी, तो ये इसके कहाँ पर आएगा, बटे में आएगा, तो ये हो जाएगा कॉस कितना, आर। ये जो आता है ये होता है पार्श्विक विस्थापन डी का मान। अब यहाँ पर देखिए 1-2 केस हैं, वो क्या है देखो, यदि हम कहें यदि आपतन कोण आई का मान, यदि आपतन कोण आई का मान कम हो तो यहाँ पर क्या होगा, कम होगा तो आर का मान भी क्या होगा, कम होगा, और उस केस में क्या होगा कि ये जो साइन आई माइनस में आर है ये बराबर हो जाता है किसके, आई माइनस में किसके, आर के,
और उसके बाद में ये जो cos r है ये बराबर हो जाता है किसके, 1 के। ये 1 के क्यों बराबर होगा यहाँ पर देख सकते हो, इसलिए बराबर होगा कि अगर आपतन कोण I का मान क्या है, कम है, तो अगर आपतन कोण I का मान कम है तो R भी क्या होगा, उससे कम होगा। तो उस केस में R का मान जो है लगभग में 0 के बराबर जाएगा और cos 0 का मान कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसको हम यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर देखना क्या आएगा, ये हो जाएगा D बराबर, इसको मान लें अगर समीकरण नंबर कितना 3, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 से देखो कह सकते हैं ये D बराबर जो है ये बराबर हो जाएगा T, ठीक है, और इनटू में कितना हो जाएगा, साइन हट जाएगा और बराबर में आएगा I माइनस में कितना R और उसके बटे में हो जाएगा कितना 1। तो यहाँ पर cos R की जगह पर हो गया 1। इसको यहाँ पर अब सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा D बराबर में T और ये ब्रैकेट में कितना आएगा I माइनस में कितना R। एक पार्श्व विस्थापन ये आ गया यहाँ से D का मान। अब यहाँ पर लिखेंगे स्नेल नियम से, क्या लगाएंगे, स्नेल नियम से। तो ये हो जाएगा स्नेल नियम से, स्नेल नियम से। अब स्नेल का नियम क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्नेल का जो नियम होता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसको थोड़ा जगह कम है, तो स्नेल का नियम होता है कि ये होता है n बराबर में साइन I और बटे में कितना होता है, साइन R होता है। यहाँ से देखो कोण क्या है, सूक्ष्म है, क्योंकि I और R के मान क्या है, सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म कोण के कारण क्या होता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात भी क्या हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा n बराबर में केवल कितना बचेगा, I के बटे में कितना R। यहाँ से अगर हम R का मान निकालेंगे तो ये n इसके बटे में चला जाएगा, तो हो जाएगा I के बटे में कितना n। हम इसको मान लेंगे समीकरण नंबर कितना 4। अब हम क्या करेंगे, इस R के मान को समीकरण 4 में रख देंगे। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर हम इसको सरल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये D बराबर में हो जाएगा, D बराबर में T दिया हुआ है, इसको ऐसे लिख लो और ब्रैकेट में n माइनस में देखो R दिया है, R का मान है I बटे में कितना n, तो R की जगह पर हो जाएगा I बटे में कितना n। इसको अब हम यहाँ पर सरल कर लेंगे, बस वही हमारा अपवर्तनांक के पदों में फाइनल पार्श्व विस्थापन का मान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा D बराबर में T और यहाँ से देखो हम दोनों में से I कॉमन ले लेंगे तो इनटू में आ जाएगा I, तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस में 1 बटे में कितना n। तो ये हो जाएगा D बराबर में I इंटू में T, इसके बटे में एक मानकर तीरछी गुणा करा दो तो ये हो जाएगा n एक कम n माइनस 1 और बटे में कितना n। यही जो होता है पार्श्विक विस्थापन का फाइनल अपवर्तनांक के पदों में क्या आता है, व्यंजक होता है। तो उम्मीद करते होंगे आपको ये डेरिवेशन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। इसके बाद में मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।